हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारा मेरे ग्रामर के क्लास में। पिछले कुछ वीडियोस में हम ऑलरेडी पास्ट प्रेजेंट टेंस के चार जो थे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, इसके देखने के बाद भी देख सकते हो, क्योंकि हर वीडियो जो है अलग अलग तरह से बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो अगर ये देख के तुम्हें अच्छा लगेगा तो उस वीडियो को भी जाके जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, सारा वीडियो तुमको आराम से मिल जाएगा। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे हेडिंग है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल, ये बात तो ऑब्वियसली जानते होगे। कंटिन्यूअस मतलब होता है काम कंटिन्यू होगा, यानी भूतकाल में जो काम कंटिन्यू होगा उसकी बात होगी। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। पहले आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्लास तुमने देखी होगी, तो वहाँ पे क्या था, कोई भी काम कंटिन्यू था। कंटिन्यू होने का मतलब है कि अभी भी काम चल रहा है, काम शुरू हुआ था, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी तुम वीडियो देख रहे हो तो देख ही रहे हो, देखना बंद नहीं किया, तो ये काम कंटिन्यू है। और यही अगर पास्ट में होता है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा था, मैंने बोला मैं पढ़ा रहा था, तो रहा था आ गया ना, अभी भी पढ़ा रहा था, मतलब अब यहाँ पे देखो काम कंटिन्यू है नहीं, काम कंटिन्यू था एक टाइम पे, तो उस टाइम पे काम कंटिन्यू था, तो इस वजह से ये था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। तो यूजुअली देखो इसको कहते हैं, हम इस तरह से कह सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में तुमको रहा था देखने को मिल जाए, वो सारे के सारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। लेकिन ये इसकी पहचान नहीं है, मतलब पहचान है लेकिन नहीं भी है। कहने का मतलब है कि सिर्फ रहा था देख के हम नहीं गेस करेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर कभी कभी रहा था नहीं भी है तो भी हम कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस है। कैसे? क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मैं कल यहाँ खड़ा था, मैंने बोला मैं कल यहाँ खड़ा था, खड़ा था का मतलब आप खड़ा रहा था थोड़ी कोई बोलता है, नहीं ना बोलता है। मैं बैठा था, मैं बैठा हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ बोल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो खड़ा रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी खड़ा हूँ, अभी भी काम कंटिन्यू है। तो अगर हूँ की जगह था बोल दिया मैंने कि मैं खड़ा था, तो भी एक टाइम पे काम कंटिन्यू था, तो वो भी तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ सकता है। तो हम पहचानेंगे, रहा था देख के तो हम डेफिनेटली पहचान जाते हैं, लेकिन अगर रहा था नहीं भी दिख रहा है वाक्य में और हमें काम कंटिन्यू दिख रहा है, तो हम पहचान लेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा या कंटिन्यूअस टेंस का होगा। पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि था है कि है कि होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पढ़ा रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और पढ़ा रहा होऊंगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम कंटिन्यूटी देख के पहचान लेंगे कि वो कंटिन्यूअस टेंस का है, और फिर लास्ट वाले लाइन को देख के था, है, रहूँगा होके देख के हम पहचान लेंगे प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो अब देखो ट्रांसलेशन का नियम समझते हैं कि हम कैसे पहचान तो गए कि अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ट्रांसलेशन का नियम समझते हैं। मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोल देता हूँ, किसी भी टेंस का जो ट्रांसलेशन का एक फॉर्मेट है, जैसे हिंदी में एक व्याकरण का तरीका होता है ना कि मैं के बाद मैं पढ़ा रहा था बोला, तो मैं के बाद पढ़ाना बोला, उसके बाद रहा था, इस तरह से बोला। तो इंग्लिश में भी इस तरह से एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मेट पे सारा का सारा टेंस हमारा बन जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है। अब समझो ये फॉर्मेट क्या कह रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हिंदी में भी पहले सब्जेक्ट ही आता है, कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला। अब इसमें देखो मैं पढ़ा रहा था, तो मैं पढ़ा रहा था यानी कि काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। अब ये पढ़ाने का काम करने वाला कौन है यहाँ पे, मैं पढ़ा रहा था तो करने वाला मैं, यानी कि सब्जेक्ट मैं, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देते हैं। सब्जेक्ट लिख दिया मैंने आई। उसके बाद चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। पुराने वीडियोस देखे होगे तो तुम्हें पता होगा, तुम पहले से भी जानते होगे, और नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, यानी कि वो सारे के सारे वाक्य जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि का होना पाया जा रहा है, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है या तो वाज या फिर वेयर। वाज का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब होता है एक वचन करता है, यानी कि काम करने वाला जो करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं पढ़ा रहा था, तो आई को तो खैर अलग नियम चलता है, लेकिन यहाँ पे देखो आई भी है कि आई एक वचन में आ गया। यहाँ पे आई के साथ हम वाज यूज़ कर लेंगे क्योंकि आई एक है। ठीक है, ऐसे आई का एग्जांपल देना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो वाज आ रहा है तो हम लिख देते हैं। आई के साथ हम वाज यूज़ करेंगे क्योंकि आई सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज यूज़ कर लिया, आई वाज। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे इसको ध्यान देना। मेन वर्ब को पहचानने का तरीका है कि इसमें काम कौन सा हो रहा है। मैं पढ़ा रहा था में काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है ना, तो ये जो हमारा एक्शन वर्ड है इसको ही हम मेन वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब में आईएनजी यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब में यूज़ किया जाता है आईएनजी। अब यहाँ पे देखो सबका फॉर्मेट तो यही होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब सबका डिफरेंट होता है, सारे के सारे टेंसेस का। और उसके बाद मेन वर्ब में कौन सा यूज़ होता है ये हम
टेंस वाइज जैसे पढ़ते हैं वैसे सीखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब होता है उसमें ING यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आगे ध्यान देना, आई वाज, अब पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, और टीच में ING यूज़ कर लिया तो हो गया टीचिंग, आई वाज टीचिंग, और ये हो गया कंप्लीट। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, इस वजह से ऑब्जेक्ट नहीं आया, अगर ऑब्जेक्ट होता तो आ जाता। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है हमारा कर्म। कर्म क्या होता है, तो हम जो कुछ भी काम करते हैं उसका प्रभाव किसी चीज़ पे पड़ेगा, जिस चीज़ पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा वो हमारा कर्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं बोलता हूँ अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मैं, आई, उसके बाद आई के साथ तो वाज यूज़ होगा, वाज लिख दिया, टीच में ING लग जाएगा, टीचिंग। अब किसे पढ़ा रहा था, तो तुम्हें पढ़ा रहा था, लास्ट में आ गया यू, आई वाज टीचिंग यू, यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो थोड़ा और एग्जाम्पल देता हूँ, उससे ज़रूर समझ में आएगा, ध्यान देना। हाँ, तो जस्ट अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जितने भी टेंसेस है सबका फॉर्मेट सेम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और हमें बस ये याद रखना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में आप ये बातें जानते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है या तो वाज यूज़ होता है या फिर वेयर यूज़ होता है, और मेन वर्ब में ING यूज़ होता है। अब इतना जानने के बाद हम पास्ट के कुछ टेंस देखते हैं और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं ट्रांसलेट लूँ कि हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे, तो अब हम जानते हैं सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट है हम, कैसे पता चला सब्जेक्ट हम है, तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट हम इसलिए है क्योंकि इसमें खेलने का काम कर कौन रहा है, खेलने का काम हम कर रहे हैं, यानी कि करता हम हो गए, सब्जेक्ट हम हो गए, तो हम की इंग्लिश हो गई वी। अच्छा, अब देखो वी के साथ वाज वेयर में से कोई यूज़ करना है, हमें पता है वाज हम तब यूज़ करते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यानी एक वचन करता, कोई एक काम करने वाला होता, करता हमारा एक वचन होता। हम एक वचन हो सकता है कभी नहीं, क्योंकि हम हैं तो मतलब हम बहुत सारे हैं, हम हैं तो वी के साथ वेयर यूज़ करेंगे। वी वेयर क्या कर रहे थे आप यहाँ पे, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब को पहचानते हैं कि काम कौन सा हो रहा है, इसमें खेलने का काम हो रहा है ना, तो प्ले, और प्ले में हम ING यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हो गया वी वेयर प्लेइंग। अगर यहीं पे रहता तुम नाच रहे थे, तुम नाच रहे थे, सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, यू को भी हम क्या मानते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, अरे क्या नाम था, हाँ प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, तो यू के साथ भी वेयर यूज़ होगा, यू वेयर। नाचने का होता है डांस, डांस में ING लगा दिया तो डांसिंग, यू वेयर डांसिंग। इसी तरह से बहुत सारे टेंस हो गए हैं, तुम सबको बारी बारी से बोलो और ट्रांसलेट करो। अगर मैं बोलूँ कि वह खेल, हर बार खेलना ही नहीं आता, चलो कुछ और बोलते हैं, वह गीत गा रहा था, वह गीत गा रहा था, समझो वह का ही। अब ही देखो वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है ना, पहचानने में दिक्कत तो नहीं आती ना सिंगुलर, क्योंकि वह है तो एक ही होगा ना, तो ही वाज सिंगिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी है, क्या क्या है ऑब्जेक्ट, गीत, गीत कोई काम तो नहीं है, गीत क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो गीत के लिए हो जाएगा ए सॉन्ग, ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो और एग्जाम्पल से आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब नेगेटिव वाले को देख लेते हैं। नेगेटिव वाला क्या होता है कि सबका स्ट्रक्चर मैंने बताया कि यही होता है। अगर कोई नेगेटिव वाला आ जाता है, अगर नकारात्मक वाक्य कोई आ जाता है तो उसमें क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि राधा हिंदी नहीं पढ़ रही थी, मैंने बोला राधा हिंदी नहीं पढ़ रही थी, सब्जेक्ट क्या सब। अब नेगेटिव वाला कोई आता है ना, तो नेगेटिव जब भी यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, हो गया नेगेटिव। सबका स्ट्रक्चर सेम है, मैंने पहले ही बोला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अगर नेगेटिव आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब बस नॉट हमें लगाना आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमें मालूम है वाज वेयर होता है और मेन वर्ब में ING यूज़ होता है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राधा है, तो राधा लिख लिया, राधा के साथ वाज लगेगा या वेयर लगेगा, राधा एक होगी कि बहुत सारी होगी, सिंपल सी बात है, राधा एक होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज यूज़ करेंगे, तो राधा वाज। राधा वाज क्या, मेन वर्ब क्या है, नहीं भी है ना, तो वाज के बाद नॉट आ जाएगा, राधा वाज नॉट। अब क्या, पढ़ना, पढ़ने के लिए हम लिखते हैं रीड, ऐसे स्टडी यूज़ किया जाता है, लेकिन रीड भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है।
ग्रामेटिकली तो गलत नहीं होगा। ऐसे हिंदी पढ़ने की बात हो रही है तो स्टडी ज़्यादा सूटेबल होता है। यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा सूटेबल स्टडी होता है, लेकिन मैंने रीड लिख दिया तो अब मैं रीड नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए। तो राधा वाज नॉट रीडिंग, क्या पढ़ने की बात हो रही है? हिंदी, तो हिंदी भी लिख देते हैं क्योंकि हिंदी हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। राधा वाज नॉट रीडिंग हिंदी। समझ में आ गया, सिंपल सा था। और कुछ लेते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल पे आने से पहले, और भी ज़्यादा एग्जाम्पल पे आने से पहले हम स्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला सिंपल सा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव वाला कोई बाई चांस हमारे पास आ जाता है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट यूज़ करते हैं, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हो गया कंप्लीट। अगर नेगेटिव के अलावा कोई इंटेरोगेटिव हमारे पास आ जाता है, इंटेरोगेटिव भी दो टाइप का होता है, तुम्हें मालूम है कि एक होता है जिसमें हम क्या से पूछते हैं कि क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे, तो उसका आंसर हाँ या ना वाला होता है। तो क्या से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें मैंने जैसे कि हर क्लास में मैंने बताया, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी जो वाट होती है उसका यूज़ हम नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे एच मैंने कैपिटल लिखा ताकि याद रहे कि हेल्पिंग वर्ब जो लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अब ये नॉट जो था ऑप्शनल ही है, अगर रहेगा तो यूज़ करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं यूज़ करेंगे। हिंदी वाक्य में नॉट रहेगा तो यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब वैसा का वैसा ही रहेगा, ING वाला। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब ये तो हो गया उसका जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य थे। अगर कोई वाक्य ऐसा है जिसके वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, ये सब कुछ आ रहा है, तो उसको कैसे करेंगे? तो इसमें जो क्या, कब, कहाँ, क्यों, कितना, कैसे, ये सब है, ये सारे सारा मान लो मैंने बोला कि ये सारे सारे क्वेश्चन वर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूँ कहाँ, तो सीधे सीधे समझ में आता है कि मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कब, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो क्वेश्चन वर्ड उसके लिए मैंने लिख दिया क्या, कब, कहाँ, क्यों, कितना, कैसे, तो इन सब के लिए मैंने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट ऑप्शनल, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर बाय चांस हमको ऐसा कोई शब्द मिलता है जैसे कि जिसमें कौन शब्द आए, कौन मतलब जानते हो ना, हु वाला कौन, तो हु वाले का हम क्या करते हैं, हु के लिए अलग से कोई नियम नहीं लिखेंगे क्योंकि हु को तो हम लोग करता ही मान के चलते हैं कि हु की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि तुम्हें कौन मार रहा था, यहीं पे लिख देता हूँ, तुम्हें मिठाई कौन दे रहा था, तुम्हें मिठाई कौन दे रहा था। अब ध्यान देना एक चीज़, यहाँ पे कौन की जगह हम रमेश भी तो लिख सकते हैं, सुरेश भी तो लिख सकते हैं, महेश भी लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि रमेश, सुरेश, महेश ही लिखें। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कौन की जगह पे कोई भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। तुम्हें मिठाई वह दे रहा था, तुम्हें मिठाई मैं दे रहा था, तुम्हें मिठाई वह दे रही थी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो कुछ भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मिठाई देने का काम करने वाला कौन था, रमेश था। तो रमेश हम पहले लिखते ना, रमेश। अब रमेश के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता, वाज, क्योंकि रमेश सिंगुलर है, एक ही है रमेश। अब रमेश वाज, वाज के बाद क्या यूज़ होता, मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा यूज़ होता, ING वाला। तो रमेश वाज गिविंग, किसे दे रहा था रमेश, तुम्हें दे रहा था, गिविंग यू, क्या दे रहा था, तो वो भी आ गया स्वीट्स। अब ध्यान देना यहाँ पे, रमेश वाज गिविंग यू स्वीट्स, रमेश तुम्हें मिठाई दे रहा था। तो रमेश की जगह अगर कौन आ गया, रमेश की जगह क्या आ गया, कौन, तो हम क्या करेंगे, बस रमेश की जगह कौन लिख लेंगे, हु, और उसके बाद वाज गिविंग यू स्वीट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हु का नियम इस तरह से चलता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह हु लगा दो, इस वजह से तुम्हारा हो गया हु वाला। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक एग्जांपल से समझ में आ गया, बाकी सारा इसी तरह से हो जाता है। बाकी का भी एक दो एग्जांपल देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को देखते हैं हम। क्या तुम पढ़ रहे थे, चलो देखो, क्या तुम पढ़ रहे थे। सबसे पहले क्या से शुरू हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे, तुम के। अब हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वाज वेयर में से, तो यू के साथ हमें मालूम है वेयर यूज़ किया जाता है। तो वेयर पहले ही लिखेंगे, वेयर या वर्ब भी बोलते हैं कुछ लोग ऐसे ही। तो वेयर यू, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट है नहीं इसमें, नहीं लिखेंगे। मेन वर्ब में ING, वेयर यू रीडिंग लिख देता हूँ फिर से।
और क्वेश्चन मार्क, वेयर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे। सिंपल हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये वाला भी देख लो, लेकिन ये वाला देखने से पहले हम एक काम करते हैं, सारा फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बताना। एक ही एग्जाम्पल को अगर हम सारे के सारे वाक्यों को समझें एक ही एग्जाम्पल से, मतलब एक ही वाक्य से। अच्छा देखो, सीधे सीधे समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मोहित पानी पी रहा था, मोहित पानी पी रहा था। यहाँ पे मैंने सोच के लिखा है क्योंकि ड्रिंक वाला अभी तक हमने एक भी नहीं यूज़ किया, पानी वाला भी नहीं यूज़ किया, इसलिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें आगे। सबसे पहले हमको मोहित पानी पी रहा था लिखना है, तो मोहित तो सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब पर सबसे पहले तो हमें पहचानना जरूरी है। रहा था देख के हम पहचान जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस है, उसके बाद हम रहा था वाला वाज वेयर में से कोई एक यूज़ करेंगे। मोहित के साथ वाज वेयर में से यूज़ क्या होगा, वाज यूज़ होगा, तो मोहित वाज। उसके बाद मेन वर्ब में क्या यूज़ होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, आईएनजी, तो हो गया हमारा ड्रिंकिंग। अच्छा एक और चीज़ मैं याद दिला देता हूँ, इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था ना, और इसके बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कभी पढ़ेंगे। तो क्या है कि मान लो पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन सब में जो वर्ब होता है ना, अब ये तो सबका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो मेन वर्ब तो हमको सब में मिलेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सारे मेन वर्ब में आईएनजी ही यूज़ होता है। याद रखोगे, और नहीं भी याद रखोगे तो हर वीडियो में तो याद दिलाता ही रहता हूँ ना। तो मोहित वाज ड्रिंकिंग, क्या पी रहा था वो भी दिया हुआ यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट भी आ गया वाटर। अब ये एग्जाम्पल मुझे लिखने की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी, मैं कुछ और भी तो बता सकता था। तो इसी एग्जाम्पल से हम ये सारा का सारा देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे, ध्यान देना। यहीं पे अगर रहता कि मोहित पानी नहीं पी रहा था, तो ये वाला एग्जाम्पल आ जाता हमारा कि मोहित तो पहले आएगा, उसके बाद वाज नॉट, क्योंकि नॉट हमारा कहाँ आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो मोहित वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। आसान था, समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में तुम अगर ऐसे कर दो, क्या मोहित पानी पी रहा था, बहुत सिंपल हो गया। हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ कर दो, सब्जेक्ट से पहले, ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। हेल्पिंग वर्ब क्या था, इसमें वाज था, तो वाज मोहित ड्रिंकिंग वाटर, क्या मोहित पानी पी रहा था। अगर इसी में कुछ ऐसा रहता, क्या मोहित पानी नहीं पी रहा था, तो उसको भी हम कहते कैसे, बस ये वाला देखो, मोहित पानी नहीं पी रहा था, मोहित वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या अगर पहले आ गया तो वाज मोहित से पहले हो जाएगा, वाज मोहित नॉट ड्रिंकिंग वाटर। आसान है ना। अब देखो ये वाला समझो, अब क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड किस तरह का आता है, तो बहुत सारा आ सकता है इससे रिलेटेड। जैसे कि मोहित पानी कहाँ पी रहा था, मोहित पानी क्यों पी रहा था, मोहित पानी कैसे पी रहा था, मोहित पानी कब पी रहा था। चार बोला ना मैंने, चारों का देख लो। सबसे पहले कहाँ का था, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर पहले लिख देंगे, बाकी सेम एज इट इज़ जो ऊपर में लिखा हुआ है, वेयर वाज मोहित, नॉट वाला नहीं बोला था मैंने, तो नहीं लिखते हैं, रहता तो लगा देते हैं। वेयर वाज मोहित नॉट, अरे नॉट तो है नहीं, वेयर वाज मोहित ड्रिंकिंग वाटर, मतलब मोहित पानी कहाँ पी रहा था। अगर यहीं वेयर की जगह मैंने व्हेन यूज़ कर दिया, तो व्हेन वाज मोहित ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा यहीं पे अगर मैंने व्हेन की जगह कुछ और यूज़ कर दिया कि मोहित पानी कैसे पी रहा था, सिंपल हो गया, कैसे का लिखो, हाउ वाज मोहित ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा मोहित पानी और क्या बचा भाई, कहाँ पी रहा था, कब पी रहा था, कैसे पी रहा था, क्यों पी रहा था। हाँ मोहित पानी क्यों पी रहा था वो भी लिख लेते हैं। चलो क्यों का हो गया हमारा, वाई वाज मोहित। बार बार लिखने की ज़रूरत है क्या, मतलब इतने में भी नहीं समझे, समझ तो गए होगे, तो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया, समझ में आता रहता है, अच्छा लगता है तो लाइक वाइक अच्छे से किया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे भी। किसी बच्चे की अगर मुझे लगता है कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हुई तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सा तो कर दिया करो। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट
परफेक्ट टेंस के साथ। तो प्रेजेंट परफेक्ट वाली वीडियो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा कुछ नहीं, अगर तुम्हें लाइक नहीं करना कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छी लगी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का देख लेना मेरे प्लेलिस्ट से, और तुम्हें पास्ट परफेक्ट ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। और तब तक मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, पहले वीडियो बनानी भी तो पड़ेगी। तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।